भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। 2022 में फिर परचम लहराएगी सपा, अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी पंचायत और एमएलसी चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयवीर सिंह यादव को मुरादाबाद की कमान सौंपी है। जयवीर सिंह यादव के जिला अध्यक्ष बनने के बाद यादव समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि वो सबको साथ लेकर जिले में पार्टी को मजबूत करेंगे और आगामी चुनावों में पार्टी परचम लहराएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में एक बार फिर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि स्वागत कार्यक्रम में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह यादव, गजेंद्र सिंह यादव, मुकेश यादव, दुर्गेश यादव, सत्यपाल यादव के साथ यादव समाज के लोग शामिल हुए। इस मौके पर नव मनोनीत जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह को पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय यादव व संचालन सोमवीर सिंह यादव ने किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरक्षण को छीनने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में सोमवार को 10 सर्कुलर रोड आवास पर प्रदेश आरजेडी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अधिकारी एवं आरजेडी अनुसूचित जाति जनजाति विधायकों को बैठक हुई। इस बैठक में दलित एवं पिछड़े समाज के साथ आरक्षण नियम में किए जा रहे भेदभाव की चर्चा की गई और बताया जाए कि इस भेदभाव के कारण दलित एवं पिछड़े समाज के मेधावी बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्हें इस भेदभाव एवं आरक्षण नियम के गलत प्रयोग के कारण मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य हायर एजुकेशन में नामांकन से वंचित किया जा रहा है। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी वंचित वर्गों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। आरक्षण के साथ हो रहा खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार एवं केंद्र की सरकार को अवगत कराएंगे और नाइंसाफी को समाप्त कराने की पुरजोर मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार देश में मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाह रही है, जिसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी श्रमिकों को गृह प्रदेश में रोजी रोटी मिलना मुश्किल, लौट रहे हैं महाराष्ट्र। जी हां दोस्तों, कोरोना के डर से लाखों प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र छोड़कर अपने गृह प्रदेश लौट गए। लौटने का यह सिलसिला अब भी जारी है। उत्तराखंड के 184 प्रवासी श्रमिकों को विमान से देहरादून भेजा गया, लेकिन जो श्रमिक गृह प्रदेश लौटे हैं उनमें से कुछ श्रमिक अब धीरे धीरे करके महाराष्ट्र लौट रहे हैं। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में औद्योगिक इकाइयों के धीरे धीरे शुरू होने से प्रवासी श्रमिकों की आस बढ़ गई है और वे पेट पालने के लिए आ रहे हैं। इन श्रमिकों के अपने प्रदेश से पलायन करने पर खासकर यूपी और बिहार की सरकारों की श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि वे अपने प्रवासी श्रमिकों को अब पलायन करने नहीं देंगे, उन्हें अपने ही जिले में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस घोषणा से श्रमिकों के पेट की आग नहीं बुझ रही है और वे फिर से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यूपी के बागपत जिले के रहने वाले साजिद खान मुंबई लौट आए हैं। वे अपने 5 अन्य पड़ोसियों को भी साथ लाए हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले साजिद कहते हैं, मेरे ऊपर 5 बच्चों, पत्नी और पिता का पेट भरने की जिम्मेदारी है। गांव में जब रोजी रोटी का इंतजाम नहीं दिखा तो मुंबई लौट आए। यूपी सरकार के आश्वासन पर कब तक खाली पेट रहते। साजिद की तरह कई श्रमिक हैं जो महाराष्ट्र लौट रहे हैं। गोरखपुर के रहने वाले दयानंद पांडे भी मुंबई आकर सांता क्रूज में अपना फलों का कारोबार फिर से शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नवीन चतुर्वेदी का कहना है कि उनके 2 ड्राइवर जो टेम्पो लेकर अपने गांव जौनपुर चले गए थे वो अगले हफ्ते मुंबई पहुंच जाएंगे। उनके आते ही हम भी अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार दोबारा शुरू कर देंगे। फिलहाल जो श्रमिक लौट रहे हैं उन्हें तुरंत काम करने नहीं दिया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि सरकार लौटने वाले श्रमिकों पर नजर रख रही है और उन्हें पहले होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा रहा है ताकि वे स्वस्थ अवस्था में अपने कार्यस्थल पर जाएं। उन्होंने कहा कि लौटने वाले श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।
कोरोना की वजह से राज्य से लगभग 12 लाख प्रवासी श्रमिक अपने गृह प्रदेश चले गए, जिससे राज्य के हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए थे। 12 लाख प्रवासी श्रमिकों में लगभग 6.5 लाख यूपी के तो 2.5 लाख बिहार के श्रमिक थे। हालांकि राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की जगह भूमि पुत्रों को भी काम करने के लिए कहा है। कुछ उद्योग धंधों में भूमि पुत्रों ने काम करने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अकुशल कामगार होने से भूमि पुत्रों को काम पाने में कठिनाई हो रही है और कुशल कामगारों के कम होने से उद्योग चलाने वाले उद्यमियों को भी परेशानी आ रही है। इसलिए राज्य सरकार लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का स्वागत कर रही है, क्योंकि प्रवासी श्रमिकों के सहयोग से उद्योग धंधों को चालू कराकर सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी स्वीकार करते हैं कि निर्माण और स्टील उद्योग यूपी बिहार के श्रमिकों के बल पर ही चलते हैं। गृह मंत्री देशमुख के मुताबिक राज्य में धीरे धीरे उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं, जिससे प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ सहित राज्य के अन्य इलाकों में रोजाना लगभग 15,500 प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। राज्य के गोंदिया, नंदुरबार, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे में 4 से 5,000 तो मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में 11 से 11,500 श्रमिक आ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में इन श्रमिकों की संख्या और बढ़ सकती है। राज्य के उद्यमी भी अपने श्रमिकों को ज्यादा वेतन और सुविधा का वादा करके बुला रहे हैं। ठेकेदार भी श्रमिकों को वापस लाने के काम में जुट गए हैं। खासकर वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, दरभंगा से आने वाली ट्रेनों से प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं। राज्य के प्रधान सचिव पराग जैनपुटिया के मुताबिक अब तक लगभग 1 लाख प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र लौट चुके हैं और अगले 2 महीने में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के लौटने की संभावना है। इधर राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसी भी उद्योग को कुशल और अकुशल श्रमिक को कमी ना हो। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को कुशल श्रमिक बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उद्यमी स्वयं भी कुशल श्रमिक तैयार कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के गृह प्रदेश चले जाने के बाद मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के काम बंद हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का आरोप, योगी सरकार ने आगरा मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कोरोना वायरस महामारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस बीच चौंकाने वाली खबर आई थी कि यहां भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार ने आगरा मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने पूछा, सीमा पर सैनिकों को मारा, फिर मोदी की प्रशंसा क्यों कर रहा चीन। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। उन्होंने ट्वीट किया, आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है कि इसी मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की गई। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया, सरकार की जांच नहीं, कोरोना नहीं की नीति पर सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सच दबाकर कोरोना मामले में इसी तरह लगातार लापरवाही करती रही तो यह बहुत घातक होने वाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी उत्तराखंड में कल प्रवेश करेगा मानसून, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून मंगलवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों में प्रवेश करेगा। सोमवार को ANI से बात करते हुए मौसम विभाग के उपनिदेशक आनंद शर्मा ने कहा कि मानसून 24 से 25 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को कवर करेगा। उन्होंने बताया यह 23 जून को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में प्रवेश करेगा। 24-25 जून तक इन इलाकों में मानसून छा जाएगा। इससे पहले मौसम विभाग ने 25 जून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग ने इस साल अपने पूर्वानुमान में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है। इस बीच सोमवार तड़के राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 2 दिनों से बारिश के साथ साथ आंधी चल रही है, जिससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। 5 दिनों तक यहां हो सकती है भारी बारिश। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 5 दिन तक बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और 24 से 26 जून के दौरान बिहार में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 से 26 जून के दौरान भारी बारिश हो सकती है। 22 से 26 जून के दौरान उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। बिहार में तेज बारिश का अलर्ट।
बिहार में 24 से 26 जून तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ पिछले 2 दिनों में 108 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। पटना में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। पटना के साथ साथ मोतिहारी, गया, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई और जिलों में आज बारिश हो सकती है। दिल्ली में इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते रोज बारिश होने का अनुमान लगाया है। 2-3 दिन में मानसून आ ही जाएगा, फिर तो बारिश और तेज हवाओं का एक लंबा सिलसिला शुरू होगा। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम पारा गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर के 24-25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 25 से 26 जून के बाद से तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। पंजाब हरियाणा में अब भी गर्मी से बुरा हाल। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में भी नॉर्मल टेम्परेचर दर्ज किया गया है। हरियाणा में नारनौल का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पंजाब के अमृतसर में 39 डिग्री, लुधियाना में 38.1 और पटियाला में अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री रहा, जो नॉर्मल से 1 डिग्री कम है। राजस्थान में भी तेज गर्मी का दौर जारी है। श्रीगंगानगर में पारा 43.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के कई इलाकों में लू चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पर मोदी सरकार को मनमोहन ने चेताया, झूठ के आडंबर से सच नहीं दब सकता। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूदा केंद्र सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं। देश के तमाम बड़े मसलों पर मनमोहन सिंह सरकार को नसीहत के साथ साथ दुष्परिणामों को लेकर आगाह भी करते रहे हैं। अब जबकि देश सीमा पर चीन की धोखेबाजी झेल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के साथ मनमोहन सिंह ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। मनमोहन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार गलवान विवाद पर सीधे पीएम मोदी को घेर रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी पीएम मोदी को चीन के साथ भारतीय जमीन सरेंडर वाला तक बता रहे हैं। इसके अलावा जवानों की शहादत किस क्षेत्र में हुई, इसे लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। अब राहुल के साथ मनमोहन सिंह भी आ गए हैं। 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की दगाबाजी में शहीद हुए भारतीय वीरों को सलाम करते हुए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। मनमोहन सिंह ने कहा, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करें। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व देश के प्रधानमंत्री का है। पीएम मोदी को कर्तव्य की याद दिलाते हुए मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने बयानों को लेकर भी नसीहत दी है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामग्रिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। भ्रामक प्रचार से बचें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति तथा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। साथ ही पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता है। गौरतलब है कि चीन के मसले पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सीमा में ना तो कोई घुसा है और ना ही किसी ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो पीएमओ को सफाई जारी करनी पड़ी। पीएमओ की तरफ से बताया गया कि एलएसी पर चीनी सेना की हरकतों की वजह से विवाद हुआ है। ये विवाद अब भी जारी है। सीमा पर तनाव है। हालांकि सरकार ने अब कई सख्त फैसले लिए हैं और सेना से कहा है कि अगर बात जान पर आती है तो किसी करार का फिक्र ना करें और अपना बचाव करें। मनमोहन सिंह ने भी सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री वक्त की चुनौतियों का सामना करें और सैनिकों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरें। इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने मानी केंद्र की सलाह। चीनी कंपनियों के 5000 करोड़ के निवेश पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, चीन के साथ
सीमा पर जारी तनातनी के बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने चीनी कंपनियों से किया हुआ 5,000 करोड़ रुपए का करार रोक दिया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने बीते दिनों मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर मीट के दौरान 3 चाइनीज कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार किया था। अब राज्य सरकार ने इस करार को रोक दिया है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार से बातचीत के बाद लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि चीनी कंपनियों के साथ आगे कोई एग्रीमेंट न किया जाए। जिन एग्रीमेंट पर फिलहाल रोक लगाई गई है उनमें ग्रेट वॉल मोटर्स 3,770 करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल प्लांट प्रोजेक्ट है, जो कि पुणे के नजदीक तालेगांव में लगना था। इसके अलावा PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी चीन की कंपनी फोटोन के साथ मिलकर 1,000 करोड़ की यूनिट लगाने वाली थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।